दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको भुगतान से इसका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर, भुगतान शेष के कौन कौन से खाते होते हैं और कौन कौन सी मदें उसमें शामिल की जाती हैं, साथ ही साथ भुगतान शेष हमेशा संतुलित क्यों रहता है और समायोजक मदें और स्वायत्त मदों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भुगतान शेष क्या होता है। देखिए, एक देश शेष विश्व के साथ बहुत सारी चीज़ों को खरीदता और बेचने का काम करता है। यानी कि भारत पेट्रोल भी खरीदता है, भारत पेट्रोल बेचता भी है, भारत कार भी खरीदता है, भारत कार बेचता भी है, और भी तरीके की सेवाएं भी होती हैं, कई तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, कई बार अनुदान दिए जाते हैं, कई बार सोना बेचा जाता है। यानी कि एक देश, क्योंकि वर्ल्ड जो है आज की डेट में क्लोज इकोनॉमी तो है नहीं, सारी की सारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, तो एक देश को शेष विश्व के साथ संबंध रखना ही पड़ता है। तो भुगतान शेष एक ऐसी लेखांकन विधि है या भुगतान शेष खाता एक ऐसा खाता है जिसमें एक देश शेष विश्व के साथ जो भी आदान प्रदान करता है उसको लेखांकन करने का तरीका ही भुगतान शेष कहलाता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस पेमेंट हमें ये जानकारी देता है कि एक देश शेष विश्व के साथ जितने भी आर्थिक सौदे कर रहा है, जो भी चीज खरीद रहा है, जो भी चीज बेच रहा है, जो भी चीज उसको मिल रही है, जो भी चीज वो दे रहा है, उन सब का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड जो है उसी को हम भुगतान शेष के नाम से जानते हैं। तो भुगतान शेष जो है वो दोहरी लेखांकन प्रणाली को आधारित है। दोहरी लेखांकन प्रणाली कहती है कि जो प्राप्तियां हैं वो भुगतान के बराबर होती हैं, प्राप्तियां भुगतान के बराबर नहीं होती तो उसको बराबर कर दिया जाता है। यानी कि दोहरी लेखांकन प्रणाली आधारित होने के कारण भुगतान शेष लेखांकन की दृष्टि से तो हमेशा संतुलित में रहता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से भुगतान शेष में घाटा भी हो सकता है, भुगतान शेष में अधिक भी हो सकता है और भुगतान शेष संतुलन भी हो सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक देश शेष विश्व के साथ जितने भी आर्थिक सौदे करता है, जो भी वस्तु खरीदता है, जो भी वस्तु बेचता है, जो भी सेवाएं खरीदता है, सेवाएं बेचता है, कोई गोल्ड खरीदता है, गोल्ड बेचता है, निवेश होता है, निवेश खरीद नहीं करता है, तमाम तरीके के आर्थिक लेन देन को एक रिकॉर्ड जो है उसी रिकॉर्ड का नाम है भुगतान शेष। और भुगतान शेष दोहरी लेखांकन प्रणाली की वजह से हमेशा संतुलन में रहता है। तो भुगतान शेष में जितने भी मदें हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है दृश्य मदें। दृश्य मदों का मतलब वस्तुएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भुगतान शेष में सभी प्रकार की वस्तुओं को आदान प्रदान को रिकॉर्ड किया जाता है और ये वस्तुएं वो होती है जो भौतिक होती हैं, जिनको देखा जा सकता है और इनका एक रिकॉर्ड होता है कि आप इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। अदृश्य मदों का मतलब होता है समस्त प्रकार की सेवाएं, यानी कि सेवाओं का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम शामिल करते हैं अदृश्य मदों के रूप में। यानी कि भारत के द्वारा जो बीपीओ सर्विस दी जा रही है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मुझे इनकम हो रही है, तो वो भी तो भारत की एक तरीके से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तो समस्त प्रकार की सेवाएं जो होती है वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा एक पक्षीय अंतरण का मतलब होता है कि एक पक्ष तो देगा लेकिन दूसरा पक्ष बदले में कुछ नहीं देगा। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी कि कोई अनुदान मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई ऐसी चीज मिल गई जिसके बदले आपको कुछ पैसा वापस नहीं करना। अभी मान लीजिए भारत ने अब ईरान को दवाइयां भिजवाई हैं तो इसके बदले भारत उनसे कुछ मांग तो नहीं रहा। इसी तरीके से कई बार मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ जाता है किसी देश में, कोई भूकंप आ जाए, कोई सुनामी जैसी कोई चीज आ जाती है, तो एक देश दूसरे देश के साथ बहुत सारे पैसे देता है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देता है, लेकिन उसके बदले किसी चीज की वो उम्मीद नहीं करता। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिलैटरल ट्रांसफर। पूंजीगत मदें वे होती है जिसकी वजह से एक देश की संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड का आदान प्रदान हुआ या विदेशी करेंसी का आदान प्रदान हुआ, ऑफिशियल रिजर्व का में चेंज हुआ, मान लीजिए किसी देश ने निवेश हुआ है, तो ये तमाम तरीके के सौदे जिनके अंदर संपत्ति और दायित्व के अंदर जो परिवर्तन लेकर आते हैं वो पूंजीगत मदों में आते हैं। तो भुगतान शेष खाता में 4 प्रकार की मदें आती हैं: दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय अंतरण और पूंजीगत अंतरण। इन तमाम तरीके की मदों को मिलाकर बोलते हैं भुगतान शेष। तो मैं अगर कहूं तो भुगतान शेष इतना बड़ा है, ये भुगतान शेष है, भुगतान शेष, और इसके अंदर 4 मदें होती हैं, एक दृश्य, अदृश्य, 4 मदें होती है। और इसका मदें जो दृश्य मदें हैं, केवल एक मद जो है दृश्य मदें,
दृश्य मदें, दृश्य मदों का अगर हम खाता बनाते तो उसको बोलते व्यापार शेष। आप समझिए मेरी बात को, यानी कि व्यापार शेष जो होता है वो भुगतान शेष का ही अंग होता है, लेकिन व्यापार शेष में हम केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं। तो यहां पे बच्चों बताया हुआ है कि व्यापार संतुलन से आशय किसी निश्चित अवधि में किसी देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए केवल और केवल दृश्य मदों के आयात निर्यात का लेखा। यानी कि भुगतान शेष जो होता है वो भुगतान शेष जो होता है वो दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय अंतरण और पूंजीगत मदों का लेखा है, लेकिन व्यापार शेष में केवल और केवल एक मद आती है जिसको हम बोलते हैं दृश्य मदें। यानी कि व्यापार शेष केवल और केवल दृश्य मदों के आयात का और दृश्य मदों के निर्यात का लेखा है। यानी कि व्यापार शेष जो होता है वो भुगतान शेष के कंपैरिजन में एक छोटी अवधारणा है, क्योंकि भुगतान शेष में हम दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय अंतरण, पूंजीगत अंतरण को शामिल करते हैं, पूंजीगत मदों को शामिल करते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं। तो अगर एक देश की मान लीजिए व्यापार शेष में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 कंडीशन हमने बात की है। अगर एक देश का व्यापार शेष में घाटा है, व्यापार शेष में घाटा है, वो हो सकता है। व्यापार शेष में घाटा कब होगा? जब एक का देश का दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का निर्यात कम होगा दृश्य मदों के आयात से। ऐसी स्थिति में एक देश के भुगतान व्यापार शेष में घाटा देखने को मिलेगा। व्यापार शेष में आधिक्य कब होगा? आधिक्य तब होगा बच्चों जब दृश्य मदों का निर्यात, जब दृश्य मदों का निर्यात ज्यादा होगा किससे? दृश्य मदों के आयात से। और एक देश का भुगतान संतुलन एक व्यापार से संतुलन में कब होगा? संतुलन में तब होगा जब दृश्य मदों का निर्यात बराबर होगा दृश्य मदों के आयात से। यानी कि भुगतान शेष तो हमेशा लेखांकन की दृष्टि से संतुलित रहता है, लेकिन व्यापार शेष भुगतान लेखांकन की दृष्टि से भी आधिक्य में भी हो सकता है, घाटे में भी हो सकता है और संतुलन में भी हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको भुगतान शेष और व्यापार शेष में एक छोटा सा अंतर करा देता हूं, जिससे आपको कांसेप्ट समझ में आ जाए कि भुगतान शेष जो होता है वो किसी देश के विशेष विश्व के साथ सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा है, सभी आर्थिक लेन देन। लेकिन जो व्यापार शेष है उसमें केवल और केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, मूल अंतर है। इसके अंदर दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय अंतरण और पूंजीगत मदें लिखी जाती हैं और इसमें केवल दृश्य मदें ही आती हैं। इसके अलावा भुगतान शेष एक व्यापक धारणा है और बीओटी इसके अंदर ही शामिल होता है, जबकि बीओटी जो बीओपी के मुकाबले जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक संकीर्ण धारणा है और बीओटी बीओपी का एक पार्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा लेखांकन की दृष्टि से जो भुगतान शेष है वो संतुलन में रहता है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से बीओटी व्यापार संतुलन घाटे में भी हो सकता है, आधिक्य में भी हो सकता है और संतुलन में भी हो सकता है। उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इसके जो उद्देश्य होता है वो होता है कुल विदेशी लेन देन की स्थिति को दिखाना और इसके अंदर केवल व्यापारिक स्थिति को ही दर्शाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भुगतान शेष और व्यापार शेष का जो मूल अंतर वो यही है कि भुगतान शेष के अंदर 4 मदें शामिल होती है, दृश्य मदें, अदृश्य मदें, एक पक्षीय अंतरण, पूंजीगत अंतर, लेकिन व्यापार शेष के अंदर केवल एक मद शामिल होती है जिसको बोलते हैं दृश्य मदें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको वहां पे ये वीडियो कोर्स मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से और नोट्स से बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।